तो हेलो गाइस, मैं मंजू। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी चैप्टर जो कंप्लीट किया था। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, मतलब छोटे क्वेश्चन। सरकार के 3 अंगों में शक्तियों का विभाजन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? मतलब जो सरकार के 3 अंग हैं उनमें शक्तियों का विभाजन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? तो सत्ता के बंटवारे के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। जो शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत है वो सत्ता के बंटवारे के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4। श्रीलंका का गृह युद्ध किन समुदायों के बीच चल रहा है? जो श्रीलंका में जो गृह युद्ध है वो किन किन समुदायों के बीच चल रहा है? तो वो चल रहा है सिंहली और तमिल समुदायों के बीच। तो श्रीलंका का गृह युद्ध का कारण है सिंहली और समुदाय के बीच चल रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं, बेल्जियम कितने प्रतिशत आबादी, मतलब जो बेल्जियम है उसमें बेल्जियम का कितना प्रतिशत आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? जो मतलब बेल्जियम है उसका कितना प्रतिशत लोग फ्लेमिश में इलाके में रहता है? तो 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं और डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है, युक्तिपूरक तर्क किस बात पर बल देता है? जो युक्तिपरक तर्क है वो किस बात पर बल देता है? तो जो युक्तिपूरक तर्क है वो किसी कार्य के लाभकारी परिणामों पर बल देता है। जो युक्तिपूरक तर्क है वो किसी भी कार्य के जो लाभ उठाने वाले कार्य होते हैं उस पर बल देता है, मतलब लाभकारी कार्यों पर बल देता है। नैतिक तर्क किस बात पर बल देता है? तो नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व। जो नैतिक तर्क है वो सत्ता के बंटवारे में जो अंतर्भूत तर्क होते या महत्व होता है उसको बताता है। सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को हमें बताता है। लेबनानी के समझौते के अनुसार राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित किया गया था? जो लेबनान था उसके सत्ता के बंटवारे के आधार राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित किया? तो वो मैरोनाइट पथ के कैथोलिक व्यक्ति के लिए। जो मैरोनाइट पथ का कैथोलिक व्यक्ति का उसके लिए राष्ट्रपति का जो पद था वो आरक्षित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनानी समझौते के अनुसार प्रधानमंत्री का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित किया था? तो पहले तो हमने राष्ट्रपति पद पढ़ा था, जो मैरोनाइट पद के कैथोलिक व्यक्ति के लिए, और अब प्रधानमंत्री का पद था वो सुत्तरी मुसलमान के लिए। जो सुत्तरी मुसलमान थे उनके लिए प्रधानमंत्री का पद आरक्षित किया गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी का नाम बताओ। तो जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी है। शासन के स्तरों पर सत्ता के बंटवारे का एक उदाहरण दीजिए। जो शासन के स्तर है उस पर सत्ता के बंटवारे का उदाहरण, तो वो हो जाएगी संघीय सरकार। जो मतलब शासन के स्तरों पर बंटवारे का प्रमुख उदाहरण हो जाएगी संघीय सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ते हैं, सामुदायिक आधार पर सत्ता के बंटवारे का उदाहरण। जो सामुदायिक आधार पर सत्ता के बंटवारे का उदाहरण है वो क्या है? बेल्जियम, जो मतलब बेल्जियम है उसमें भाषाई समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा सामुदायिक आधार का उदाहरण है। जो बेल्जियम में भाषाई समूहों के बीच जो सत्ता का बंटवारा था वह सामुदायिक सरकार का उदाहरण है। तो श्रीलंका में सरकार ने किस समुदाय की नीतियों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया? जो मतलब श्रीलंका में थी वो सबसे ज्यादा किसकी बहुमत थी? सिंहली समुदाय की। तो इसका आंसर होगा सिंहली समुदाय। यदि बेल्जियम में संघीय सरकार की स्थापना न होती तो देश की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता? देश की भाषाई आधार टूट, मतलब जो बेल्जियम है उसमें अगर संघीय सरकार नहीं होती तो देश में भाषाई आधार टूट जाता। उस देश में जो भाषा का आधार था वो टूट जाता। तो आगे क्वेश्चन नंबर 15, 1970 और 1943 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए थे? तो 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम में 4 संशोधन हुए थे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं भौगोलिक
विकल्पी प्रश्न यानी मल्टीप्लाई क्वेश्चन। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं, जो कि है लोकतंत्र के कामकाज के लिए सत्ता को निम्नलिखित में से किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए। तो फर्स्ट है इसका न्यायपालिका विधायिका, सेकंड है इसका न्यायपालिका और थर्ड कार्यपालिका और फोर्थ हो गया उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। जो लोकतंत्र में सत्ता को निम्नलिखित किस किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए, मतलब जो सत्ता है उसके तीन अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों। तो सेकंड क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें सरकार के अंग, सरकार का अंग कौन कौन सा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो अंग है तो तीनों ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंग है। तो इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो आगे नेक्स्ट है बेल्जियम देश में निम्नलिखित किस महाद्वीप, जो बेल्जियम देश है वो किस महाद्वीप पर स्थित है, एशिया पर, यूरोप पर, अमेरिका पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप। जो बेल्जियम है वो यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। इसके बाद बेल्जियम कब स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, तो 1830। तो बेल्जियम है जो 1830 में स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, जो बेल्जियम है उसकी राजधानी कौन सी है, तो जो बेल्जियम है उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ना ही तो पेरिस है, ना ही टोक्यो है, ना ही सिडनी। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो बेल्जियम की राजधानी है उसमें मतलब कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 80% लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम देश की सीमा निम्नलिखित में से किस किस देश से लगती है, नीदरलैंड, यूक्रेन, जर्मनी, उपयुक्त तीनों। तो जो बेल्जियम देश है उसकी भाषा नीदरलैंड से भी लगती है, यूक्रेन से भी लगती है, तो जर्मनी से भी लगती है। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। आगे है बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था, मतलब जो बेल्जियम है उसमें कौन सा समुदाय सबसे अधिक या बहुसंख्यक पाया जाता, तो वो है फ्रेंच भाषाई लोग। जो फ्रेंच भाषाई लोग थे वो बेल्जियम से सबसे अधिक पाए जाते थे। और तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा का प्रयोग करते थे, तो जो बेल्जियम थे उसमें कितने प्रतिशत लोग जो थे डच भाषा बोलते थे, तो 40, इसका एक हो गया 40, 20% लोग, सी 59% लोग और डी हो गया 46% लोग। तो जो 59% लोग थे वो क्या बोलते थे, डच भाषा का प्रयोग करते थे। तो बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं कौन कौन सी है, जो बेल्जियम मॉडल है उसकी विशेषताएं कौन सी है, भाषाई आधार पर देश का बंटवारा, देश में बहुसंख्यवाद की स्थापना, सत्ता की साझेदारी का नियम बनाना, उपयुक्त सभी। तो बेल्जियम मॉडल की विशेषता थी कि सत्ता में हिस्सेदारी के नियम बनाना, जो सत्ता थी उसमें हिस्सेदारी के नियम बनाना। तो ये थी बेल्जियम मॉडल की विशेषता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित थी, जो मतलब बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी थी वो किस पर आधारित थी, केंद्रीय सरकार के समान प्रतिनिधित्व पर, दो क्षेत्रीय सरकारों का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित थी वो केंद्रीय सरकार के समान प्रतिनिधित्व पर भी थी, दो क्षेत्रीय सरकारों का गठन भी हुआ था, सामुदायिक सरकार का भी गठन हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर है उपयुक्त सभी की साझेदारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम मॉडल का प्रभाव रहा है, जो बेल्जियम मॉडल है उसका प्रभाव रहा है, देश में गृहयुद्ध टल गया, देश का भाषाई विभाजन टल गया, देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र पर्याय बन गया, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देश में से गृहयुद्ध भी टल गया, भाषाई विभाजन भी टल गया, जो देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र का पर्याय भी बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? जो श्रीलंका है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में? तो यूरोप है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 को, जो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका था जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के बारे में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख समूह का है? जो श्रीलंका है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है जो किस समूह का है? सिहली का, तमिल का, ईसाई का, मुसलमान का? तो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब जो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद किस समुदाय का था? तो वो था सिहली समुदाय का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिहली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण क्या है? जो मतलब श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते थे या तमिल समुदाय की समस्या का क्या कारण है? तो सिहलियों का बहुसंख्यवाद हो गया, तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना होगी, सरकार की सिहली समर्थक नीतियां होगी, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों चीजों से ही जो तमिल थे वो, ये तीनों चीजें ही तमिलों की समस्या का कारण था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सिहली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण, जो श्रीलंका में जो सिहली सरकार थी उसने किस धर्म के संरक्षण प्रदान करने, जो कौन सा धर्म था जिसको संरक्षण प्रदान करने की लिए कानून या नीति बनाई थी? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने की नीति या कानून बनाया था। तो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, श्रीलंका में सिहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया जा? तो 1956 में श्रीलंका में सिहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, 1956। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकतर लोग सिहली भाषा बोलने वाले, जो श्रीलंका में अधिकतर सिहली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित थे? जो श्रीलंका में जो अधिकतर लोग सिहली भाषा का यूज या प्रयोग करते थे वो किस धर्म से थे? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या फिर मुसलमान धर्म? तो फिर वो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जो सिहली भाषा बोलने वाले लोग थे वो अधिकतर लोग बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल भाषाई लोग निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित थे? हिंदू धर्म से, मुसलमान धर्म से, हिंदू मुसलमान दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो तमिल भाषा के लोग थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे, मतलब ये दोनों धर्म से ही संबंधित थे, हिंदू और मुसलमान धर्म से। तो इसका राइट के आंसर है हिंदू एवं मुसलमान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा, जो श्रीलंका में मतलब जो ईसाई लोग रहते थे उनका हिस्सा कितने प्रतिशत था? 5%, 6%, 7% या 12%? तो श्रीलंका में 7% लोगों ईसाई धर्म या ईसाई भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते थे। तो आगे क्वेश्चन है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी? जो बेल्जियम थी उसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी? डच, फ्रेंच, जर्मन या उपयुक्त तीनों? तो बेल्जियम में डच भी बोली जाती थी, फ्रेंच भी बोली जाती थी और जर्मन, मतलब उपयुक्त तीनों भाषाओं का प्रयोग होता था। आगे नेक्स्ट ये और लास्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार पाई जाती है? ग्राम पंचायत, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार, जिला परिषद? तो बेल्जियम में केंद्रीय और सरकार के अंतर्गत एक सरकार पाई जाती है, सामुदायिक सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा सामुदायिक सरकार। तो गाइज बस आज ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर में कोई PDF या नोट चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।